नाउ टुडे हम आपको कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ग्रेविटेशन के जो थ्योरेटिकल पार्ट मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम 3 क्वेश्चन हमारे पास है, पहले इसको करने की कोशिश करते हैं। सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। A simple pendulum has a time period t1 on the surface of Earth and t2 is taken to the height r from the surface of the Earth. Find the relation between t2 upon t1 is equal to what? t2 upon t1 निकालना है आपके पास, राइट? तो हमने जो है वेरिएशन देखा था, जब हाइट पे जाते तो g डैश और g के बीच में जो रिलेशन निकला था क्या था हमारा? g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का होल स्क्वायर, राइट? और हम h हाइट पे अगर जाते हैं, यानी कि r हाइट पे लेके जा रहे हैं, यानी कि h की जगह पे r रख सकते हो अब यहाँ g अपॉन 1 प्लस r अपॉन r होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये कट सकता है g अपॉन 4। मतलब हमारे पास रिलेशन g डैश और g के बीच में रिलेशन कितना आ जाएगा? और टाइम पीरियड कितना होता है सिंपल पेंडुलम का? t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी, राइट? तो t2 अपॉन t1 कैसे निकाल सकते हैं? ये आपका आ जाएगा कितना? g डैश अपॉन g अपॉन, मतलब अगर दोनों पुट करोगे t1 और t2 का रिलेशन निकालोगे तो g डैश अपॉन g डैश, ये पुट कर दो g अपॉन g बाई 4, जी कट सकता है तो ये रूट 4 इक्वल टू 2, यानी t2 अपॉन t1 जो निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ हाइट पे जाते तो g और g के बीच में रिलेशन हमारे पास ये था, आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिलेशन कैसे निकाले थे। तो ये रिलेशन आपके पास है और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का आपके पास ये होता है। इस पे t2 अपॉन t1 रख देंगे तो हमारे पास g अपॉन g डैश आएगा, और g डैश का आप रिलेशन निकाल चुके हो, वहां पुट कर दोगे तो टाइम पे t2 अपॉन t1 इक्वल टू 2 निकल के आएगा, राइट? इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 इनिशियली रेस्ट एट प्लेस इनफाइनेटली डिस्टेंस अपार्ट एंड देन दे आर अलाउड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। फाइंड द रिलेशन relative velocity of approach at the separation r between them, right? शुरू में उनका जो है रेस्ट पे थे, इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे रखे गए थे। तो हम पहले अगर बॉडी ये लेते हैं, सपोज मास 1 के लिए लेते हैं, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू, वो जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जी m1 m2 अपॉन r। दोनों जो बॉडी जो आप क्या कह रहा है, दोनों मासेज है m1 m2 r डिस्टेंस अपार्ट पर रखे हैं। तो पहले की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी बाय यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे तो ये फर्स्ट बॉडी के लिए हो जाएगा। तो आप इसे क्रॉस कर सकते हो, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर इक्वल टू 2g m2 अपॉन r, राइट? और v1 कितना हो सकता है? रूट 2g अपॉन r। इसी तरीके से दूसरे जो मास के लिए आप जो है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा रूट 2g m1 अपॉन r। जब इसी तरीके से पुट करोगे बाय यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी,
फिर दूसरे के लिए इसी तरीके लिखो, हाफ m2 है v2 स्क्वायर, उसकी पोटेंशियल से इक्वेट करोगे तो v2 इक्वल टू 2g m1 अपॉन r आएगा। अब पूछता क्या है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच एट द सेपरेशन r बिटवीन देम। मतलब दोनों पास में आ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच v1 प्लस v2, जब आप पास में आएंगे तो जुड़ेंगे ना वेलोसिटी, तो ये v1 v2 आप ऐड कर दो, 2gm1 r रूट करेंगे आप 2gm2 अपॉन r। ये आपका जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकल के आएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा ट्रिक ये था कि जब स्टार्टिंग में वो दोनों इनिशियली रेस्ट प्लेस पे रखे गए थे, रेस्ट प्लेस इनफाइनेटली डिस्टेंस अपार्ट, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वो एक दूसरे के पास में आना स्टार्ट करते हैं, अलाउ करते हैं कि आप एक दूसरे को अप्रोच करें विद ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। तो पहले बॉडी के लिए जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी बाय यूजिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरीके दूसरे बॉडी के लिए यूज कर लेंगे, दोनों के वेलोसिटी निकाल लेंगे। चूंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच पूछा है, चूंकि एक दूसरे के अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी, दोनों आप ऐड कर दीजिए, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन निकल गया, आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं, उसी बेस पे क्वेश्चन है अभी। ये क्वेश्चन हमारा कहते हैं, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ द मिनिमम वैल्यू नीडेड फॉर इट टू escape, to which height it does rise above the earth's surface of the earth। कहता है क्या है, a particle is projected upwards from the surface of the earth, जिसका रेडियस r है, सरफेस अर्थ का रेडियस r है, with kinetic energy equal to half of the minimum value needed for it। मतलब जितनी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जरूरत उसका हाफ जो है उसे फेंका गया था। कहने का मतलब जो एस्केप वेलोसिटी कंडीशन में क्या होता है, जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो m ve स्क्वायर इक्वल टू g m अपॉन r। मतलब स्केप करने के लिए जो है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, तो वो जो बॉडी स्केप कर जाएगी ग्रेविटेशनल पुल को, राइट। लेकिन अब कहा गया है कि जितनी उसको एनर्जी की जरूरत तो उसके हाफ से उसको जो है फेंका गया था, तो इतना ये हाफ हो गया, हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू g m अपॉन 2r। हाफ करोगे दोनों तरफ हाफ को हाफ करना पड़ेगा भाई, अगर उस काइनेटिक एनर्जी को हाफ करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी को भी हाफ करना पड़ेगा। अब कहता क्या है, सपोज अप टू विच हाइट इट डज राइज अबव द अर्थ सरफेस। सपोज वो जो है h हाइट पर राइज करता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो कैसे निकालोगे, तो हाफ इंटू हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू g m अपॉन 2r। अब इस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, लेकिन सपोज h हाइट पे आप जा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, g m अपॉन 2r इक्वल टू, आप इसको mm क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो।
या क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इक्वेट करना है, राइट। तो GM अपॉन 12 इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H। So, वो H हाइट पूछ कह रहा है, टू विच हाइट इट डज राइज अबव द अर्थ सरफेस। इस इक्वेशन में जिसको उतनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत थी उससे हाफ से फेंका गया है, तो हाफ से फेंका गया तो दोनों तरफ उसको जो है हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ दो रिलेशन बन के आ गया ये वाला। और सपोज H हाइट पे जाता है तो यही जो इक्वल होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी, तो आप ये सारे कट जाएंगे। तो 2R इज इक्वल टू R प्लस H, H इज इक्वल टू R, मतलब वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही हो जो H हाइट पे जाएगा। अगर उसकी जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत थी उससे हाफ काइनेटिक एनर्जी से उसको फेंका, तो किस हाइट पे, कितने हाइट पे हो जाएगा। तो बाय यूजिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर जो उसकी स्केप वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, उससे हम रिलेशन निकाल लेंगे। लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत थी उतना नहीं था, उसके हाफ से करा था। नाउ यू आर having fourth question. Two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r. Gravitational potential at the point of line joining of them where the gravitational field is 0, ये आपको निकालना है। तो सपोज फ्रॉम मास m से जो है x डिस्टेंस पे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है 0 होता है, तो उसको हम कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाल सकते हैं। GM m अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और वो दूसरे वाले की इस वाले मास से सपोज क्या कर सकते हैं, दोनों जो m और 4m के बीच में डिस्टेंस है, दिस इज r। यहां से अगर बात करते हैं GM 4m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हैं। तो इससे आप क्रॉस कर सकते हैं, इससे क्रॉस कर सकते हैं, और m माइनस r माइनस इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4m अपॉन 4m एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको क्या निकाल सकते हो, इससे आप r माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें आप, तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 4m माइनस r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, दिस इज रूट 4m अपॉन m। इसको क्या ले सकते हो, r माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू रूट 4m अपॉन m। r अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट 4m अपॉन m, राइट। इसको आप कैसे कर सकते हो, रख सकते हो आप x इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस रूट 4m प्लस m। इससे आप कहीं आप गलती कर रहे हैं, r अपॉन एक्स जो कि जाएंगे, ठीक। इसको आप क्रॉस कर सकते हो, इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू r अपॉन 3।
यानी कि x इक्वल टू r अपन, मतलब ये जो है नल पॉइंट मीन्स वहां जो है जहां ग्रेविटेशनल जो फील्ड जो है जीरो थी, तो आपको ये डिस्टेंस आ गई, यहां आपको पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालोगे, जी एम अपन आर होता है एक्स नल पॉइंट पे जो है, तो ये डिस्टेंस आपका आ गया। तो जी एम अपॉन एक्स की जगह पे आप जो है आर बाई 3 कर दोगे, तो 3 जी एम अपॉन आर आ जाएगा। मतलब दिस विल बी योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द नल पॉइंट। दिस इज जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो उसको हम नल पॉइंट बोलते हैं। उसको कैसे निकालते हैं, इसे आपको हमने बता दिया कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नल पॉइंट की यहाँ हमने यूज किया है। नल पॉइंट को कैसे निकालते हैं, इस मास से समझ लो एक्स डिस्टेंस पे वो क्या कहते हैं, क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे। और दूसरे से सपोज लो, दूसरे वाले यानी कि मास के लिए देख लेंगे, जिससे आर माइनस एक दूसरे बीच में डिस्टेंस जो आर है, आर माइनस एक डिस्टेंस पे जो होगा नल पॉइंट होगा, इससे जो है एक्स डिस्टेंस पे होगा, दोनों इक्वेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो नल पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा। इसका ये जरूरी होता है। इसी को जो है आप जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट नल पॉइंट एक्स जो निकाला है उसे पुट कर देंगे, फिर आपका जो है सोल्यूशन आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द नल पॉइंट। पहले बात तो हम नल पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे। नल पॉइंट की पोजीशन हम ऐसे निकाल लेंगे, इसी को बाय यूजिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी पॉइंट पे हम नल पॉइंट कैसे निकालेंगे, सपोज मास एम से एक्स डिस्टेंस पे जो है नल पॉइंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है। उसी तरीके से 4m मास से सपोज r माइनस एक्स डिस्टेंस पे जीरो होगा, दोनों इक्वेट कर देंगे तो आपकी जो है नल पॉइंट का जो पोजीशन आ जाएगी, उससे जो आप जाकर पुट कर देंगे, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा काफी लेंथी क्वेश्चन है, नो डाउट। कहता है क्या है, मतलब 4 पार्टिकल्स ऑफ ईच मास m, जिनके 4 पार्टिकल्स हैं जिनका मास सेम है m है, एंड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सर्किल पे वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे है। एक मास m है, दूसरा मास m है, सबका मास इक्वी डिस्टेंस पे है, तो ऐसे ही होगा। सबका मास कैपिटल M है, राइट, और इक्वी डिस्टेंस पे है, और अलोंग सर्किल वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इक्वी डिस्टेंस पे। तो डेफिनेटली उनके बीच में जो यानी कि जो सेंट्रिपेटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। कौन कौन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सपोज रेडियस हो गया r है, दिस इज r, तो ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, √2 r, ये भी √2 r हो सकता है, ये r हो सकता है। तो आप क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स ऑन ईच बॉडी इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स। तो अब इस वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके वजह इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसके वजह इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। सपोज ये फोर्स लग रहा है दिस वन, ये V होगा वेलोसिटी, तो F होगा, राइट। तो ये कितना होगा, इसकी वजह से इस मास m1 m2 जो इस पे जो फोर्स लगता है कितना होगा, F cos 45 प्लस इसके वजह इसमें कितना लगेगा, F cos 45 प्लस इसके वजह से कितना फोर्स लगेगा, F लगेगा,
एफ लगेगा इक्वल टू कैपिटल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सिंपली इसको सॉल्व करना है। एफ कितना हो जाएगा, इसको एफ कॉस 45 इक्वल टू 2f cos 45 प्लस f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। राइट, 2 इंटू एफ कितना हो जाएगा, g m दोनों का मास m इंटू m अपॉन cos 45 जी एम अपॉन इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इसके उसके बीच में √2 r स्क्वायर इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 प्लस इसकी वजह से इतना कितना फोर्स लगेगा, जी एम स्क्वायर एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज कैपिटल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इजंट इट, यही आपका है सच, यही आपका इसमें बन गया एक। इसके वजह से इन मास और इन मास के बीच में जो लगेगा फोर्स ये हो जाएगा, इन मास और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा, और इस मास और इस मास के बीच में जो फोर्स लगेगा ये एफ हो जाएगा। और तीनों को जो ऐड कर देंगे वो सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर होगा, बिकॉज दीज मासेस आर रिवॉल्विंग अलोंग द सर्किल, तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स की इक्वल हो जाएगा। तो ये आप पुट कर देंगे, ये आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व मोस्टली आप लोग कर लोगे। 2 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जो सॉल्व कर लोगे, दिस इज द ट्रिक, जिससे ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था, हमने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। बिकॉज एफ कॉस 45 क्यों होगा, जो फोर्स लग रहा है इसको अगर बात करते हैं, ये वेलोसिटी हो गई, ये एंगल जो है 45 होगा, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस 45 होगा, इसका भी कंपोनेंट जो है एफ कॉस 45 होगा। ठीक है, तो एफ कॉस 45 प्लस एफ इक्वल टू, मतलब इन मास की वजह से ये फोर्स हो गया, इन मास की वजह से जो ये फोर्स हो गया, प्लस इन मास की वजह से ये फोर्स हो गया, इक्वल टू सेंट्रल फोर्स। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपका इक्वेशन आ जाएगा, इससे आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। आप इससे जो है एम क्रॉस भी हो सकता है, चाहे तो जहां से जो एम क्रॉस करें, सिंपली जो कैलकुलेशन है आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका जो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ओनली वन थिंग इज कि आप यहां नोटिस करना है आपको कि ये सारे मोसेस हैं इक्विडिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो हमें सबसे पहले जो है ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और आपको पता है सारे मास की वजह से फोर्स निकालना है, सबको निकालना पड़ेगा, फिर उसको इक्वेट कर देना पड़ेगा किसके लिए, जो कि वो सर्किल में जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड सर्किल, तो सेंटर ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी अराउंड सेंटर ऑफ सर्किल। जो सेंट्रल फोर्स लगेगा तो सारे फोर्स जो है इनके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे आपका वेलोसिटी निकल के आ जाएगी अब इस पार्ट में, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the minimum energy required to launch a satellite M from the surface of the planet of the mass M and radius R at the altitude of 2r? This is 2r. तो कैसे करेंगे? What is the minimum energy required to launch a satellite from the surface of the planet of mass M and radius R at altitude of 2r? ठीक है, तो सरफेस ऑफ प्लैनेट पे जो है अगर हम देखा जाए तो
वहां हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम अपॉन आर। तो उसका क्या, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r एट द एल्टीट्यूड 2r। तो टोटल एनर्जी अगर आप रिक्वायर्ड बात करते हैं, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, टू लॉन्च ऑफ एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2r। टोटल एनर्जी हम निकाल लें, कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी का हमारे पास रिलेशन क्या था, जी एम अपॉन 2r। लेकिन अब चूंकि एल्टीट्यूड 2r पे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज इन क्वेश्चन 2r पे करना है तो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन 2 इंटू r प्लस 2r। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन 2 इंटू 3r, राइट। तो अब एनर्जी कितना चाहिए, तो टोटल एनर्जी हो गई। तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड कह रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स आप इसको जो है, इसको आप यू आई ले लीजिए, आप इसको जो है यू एफ में ले लीजिए फाइनल। तो यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन 6r, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जी एम अपॉन r। आप कॉमन ले सकते हैं इसको, तो जी एम अपॉन, ये कॉमन ले इतना, तो कितना बचेगा, 1 माइनस r माइनस 1 माइनस 6r। ये आपका इतना निकल के आ जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट। हमें चूंकि पहले हम सरफेस में एनर्जी देख लेते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, फिर टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी से जो है वो सरफेस जो एनर्जी थी उसको माइनस कर देंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाएगी। ये आपने पूछ रहा था, राइट। अब एक ये क्वेश्चन अच्छा था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। पहले जो है ना कि सरफेस पे देख लेते हैं एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी देख लिया, टोटल एनर्जी से जो है यहाँ पूछा था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान रखना है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड तभी जो हमने टोटल एनर्जी निकाला था, टोटल एनर्जी पे रिलेशन निकाल लिया, उससे जो है माइनस कर दिया जो सरफेस पे जो एनर्जी थी, तो हमारी जो एनर्जी निकल के आ गई, राइट। ये तीसरा क्वेश्चन है जो देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट, यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अंडर द सेंट्रिपिटल फोर्स व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ r। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या कहता है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या कहता है, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Rn। ये कह रहा है कंडीशन में दिया है nth पावर ऑफ r, और हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स क्या कहता है, m r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना ले सकते हो आप, कोई कांस्टेंट ले लो आप, Rn ले लो आप, इजंट इट। ये आपके पास हो सकता है नहीं, एम आर ओमेगा स्क्वायर हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये प्रोपोर्शन टू nth पावर ऑफ आर कर दिया, सेंट्रिपिटल फोर्स लिख दिया, एम
आर, इसको 2 पाई टी लिख सकते हैं, इसको 2 के अपॉन आर एन। तो हमें जो रिलेशन निकालना है टी एंड आर का रिलेशन निकालना है, तो 1 अपॉन टी का पावर 2 इक्वल टू 1 अपॉन आर एन, राइट। और क्योंकि ये भी आर एन है, ये अपने पास यहां भी आर है, तो आर का भी हम ले सकते हैं इक्वल टू आप इतना ले सकते हो 1 अपॉन, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये आर एन प्लस 1 हो जाएगा, राइट, इजंट इट? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे टी ये कर लें तो इस साइड में चला जाएगा, ये अगर वैसा कर लेंगे तो आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी ये कर लें, दिस वन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इंटू दिस वन टी स्क्वायर इक्वल टू, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आर एन प्लस 1, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट ले लेंगे, आर एन प्लस 1 आई 2, रूट ले लेंगे इसका, तो टी हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, यानी टी इज रिलेशन इस तरह के निकल के आ जाएगा, टी इज प्रोपोर्शनल टू, जो रिलेशन निकल के आएगा इस तरीके से आएगा, आर टू पावर एन प्लस 1 बाई 2, राइट। तो मोस्ट ऑफली अभी मैंने काफी क्वेश्चन करे हैं और इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी रिवीजन में डालेंगे। तो ग्रेविटेशन में मोस्टली फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपके माइंड में आपके टिप्स पे जो है सारे फार्मूले होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो टफ हो सकते हैं, जो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है स्फीयर का निकालना है, सॉलिड स्फीयर का, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टिकी बनते हैं, लेकिन जेई मेंस और नीट पे जो क्वेश्चन देखा जाए तो मोस्टली जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट आपके पास ये होना चाहिए कि टिप्स पे जो है सारे फार्मूले होना चाहिए। आपसे कोई फार्मूला जो डेरिवेशन की बात करता नहीं है, लेकिन टिप्स पे अगर फार्मूले हैं, मेथड कैसे आपको पता होना चाहिए। कि फार्मूला आपको पता है तो डेफिनेटली थोड़ा आइडिया जरूर होगा कि वो फार्मूला कैसे डेवलप किया गया है, राइट। तो ये सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, मोस्टली 8 to 9 क्वेश्चन अभी मैंने करे हैं, जो जेई मेंस में भी आ चुके हैं, कुछ नीट्स में भी आ चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा और भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बुक्स में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ग्रेविटेशन में क्वेश्चन जितने भी हैं हम कर चुके हैं, और करना भी चाहिए। प्रैक्टिस जितना हम करेंगे वही हमारे लिए जो है बेनिफिशियल होगा। तो हमें सबसे पहले जो फार्मूले को टिप्स क्लियर रखना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कुछ जितने फार्मूले कैसे डेवलप किए गए हैं। अगर वो चीज अगर क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आपको ग्रेविटेशन के क्वेश्चन लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं इसको और भी आप प्रैक्टिस करेंगे। फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में क्वेश्चन को जो और भी क्वेश्चन को करते रहेंगे ताकि आपके और भी रिविजन होता रहे, राइट। नाउ एक कैप्लर्स लॉ पे जो क्वेश्चन बना था, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज 5 hours. If separation between the Earth and satellite is increased by 4 times of previous value, then find the new time period. तो हमारे पास जो रिलेशन क्या था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू
R2 अपॉन R का क्यूब। आप यहाँ जो क्या आप देख सकते हो कि आपने 4 टाइम बोला है, ये फ्रॉम इनिशियल 1, दिस इज R1 क्यूब, ये क्या हो जाएगा 64, क्रॉस कर सकते हो तो T2 स्क्वायर अपॉन T1 होल स्क्वायर, तो T2 अपॉन T1 कितना हो सकता है 8 हो जाएगा, और T2 इक्वल टू 8 इंटू T1, और T1 कितना दिया हुआ है 5, तो ये गया 40 आवर्स। इट मीन्स जो है उसका अगर हम रेडियस को बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने यूज कर लिया सो दैट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ दी मैंने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, राइट।